हेलो एवरीवन, मैं शालिनी जंगीरा आपकी अपनी फाउंडेशन कैनन फाउंडेशन की तरफ से आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। और आज हम आपको लेके चल रहे हैं फोर्टिस हेल्थ केयर में, जहाँ हमारे साथ बहुत ही सीनियर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं डॉक्टर अनिल कुमार आनंद, हु इज़ अ सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। Dr. Anand is holding an experience of 30 years. So Dr. Anand, I welcome you here. और मैं चाहूँगी आप व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। जैसे शालिनी ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार आनंद है और मैं यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर और HOD हूँ। यहाँ जो एक ब्रांच होती है कैंसर के इलाज की, उसको रेडिएशन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, उस विभाग का मैं इंचार्ज हूँ। और ये जो 30 इयर्स मैंने लगाए हैं, ये कई अच्छे वर्ल्ड के अच्छे इंस्टीट्यूशंस में काम किया है। जैसे बाहर लंदन में काम किया है और उसके बाद जो दिल्ली के बड़े अस्पताल हैं, बत्रा हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट और मैक्स हॉस्पिटल, इनमें काम किया। और अब मैं यहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग का डायरेक्टर और हेड हूँ। सर, आपने जैसे अपने बारे में बताया और यू आर होल्डिंग अ बिग एक्सपीरियंस ऑफ 30 इयर्स विच इज़ नॉट स्मॉल। तो इस बीच में जो हम आपकी अगर पढ़ते हैं, आपकी लिस्ट पे जाएं, तो यू हैव गॉट एन नंबर ऑफ अवार्ड्स, एन नंबर ऑफ रिसर्च यू हैव डन। तो आप व्यूअर्स को बताएंगे आपकी अचीवमेंट्स, अवार्ड्स के बारे में? सबसे पहले तो मैंने अपनी जो पढ़ाई थी वो PGI चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर एक ब्रिटिश काउंसिल उस ज़माने में कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए कैंडिडेट्स को बाहर भेजती थी। तो मैं उस कॉमनवेल्थ फेलोशिप में इंग्लैंड गया और उसके बाद फिर वापस आके जिसमें कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की लेटेस्ट टेक्निक्स है उसके बारे में वहाँ काफ़ी जानकारी हासिल की और फिर मैं हिंदुस्तान वापस आ गया। ये 1987 की बात है। उसके बाद फिर मैंने हॉस्पिटल आपको गिनाए, बत्रा और ये राजीव गांधी में 10-12 साल, मैक्स में भी अब 10-12 साल के बाद अब मैं फोर्टिस हॉस्पिटल यहाँ पे ज्वाइन किया है। इस बीच मुझे नरगिस दत्त फाउंडेशन फेलोशिप भी मिली, जिसके लिए मैं न्यूयॉर्क गया। और मैंने काफ़ी सारे जब हम इलाज करते हैं पेशेंट्स का, तो उसमें से जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है और उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या हम अगला नया स्टेप ले सकते हैं, उसके बारे में अब हमारे जो कई पब्लिकेशंस होती है उसमें बहुत सारे पेपर भी पब्लिश किए। बहुत खूब डॉक्टर। सो डॉक्टर, हमारे व्यूअर्स के कुछ ज़रा सवाल हैं कैंसर से रिलेटेड, रेडियोथेरेपी जो आपकी एक फील्ड है, स्पेशलाइजेशन है, तो हम चाहेंगे कि आप वो बेसिक अवेयरनेस हमारी जनता में दीजिए कि रेडियोथेरेपी क्या होती है। जब भी कोई पेशेंट को कैंसर डायग्नोज होता है तो एक बहुत बड़ा धक्का तो लगता ही है और उसके बाद फिर इसको बोलते हैं ब्रेकिंग द न्यूज़। मतलब किसी तरीके से पेशेंट को और फैमिली को कन्वे किया जाता है कि भाई ये कैंसर तो अब आया है। उसके बाद फिर सब तरफ ये शुरू हो जाता है जी कहाँ इलाज किया जाए, क्या क्या इलाज के मेथड्स हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग 3 बड़े मेथड्स हैं, सर्जरी या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी या मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले जब कैंसर डायग्नोज होता है तो उसका करेक्ट डायग्नोसिस हो और उसकी करेक्ट स्टेज हो, क्योंकि सारा ट्रीटमेंट कैंसर का डायग्नोसिस और स्टेज पे होता है, स्टेज 1, 2, 3, 4। सो इलाज बिल्कुल अलग है और किसी में सर्जरी बेहतर है, किसी में रेडिएशन बेहतर है, किसी में कम्बिनेशन ऑफ रेडिएशन एंड सर्जरी और रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पहला इलाज जो कैंसर का वो अच्छा किया जाए, सही किया जाए। क्योंकि अगर हम पहला इलाज किसी छोटे जगह पे करा लें और वो इलाज पूरा ना हो तो फिर बाकी का इलाज बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, हमें उतनी सर्वाइवल नहीं मिल पाती। अब शालिनी जी ने पूछा कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। रेडिएशन एक ब्रांच है कैंसर ट्रीटमेंट की, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो बोलते हैं, जिसमें हम लोग ट्यूमर को रेडिएशन से की टेक्निक से ट्रीट करते हैं। बहुत टाइम्स तो जैसे गले का कैंसर है, लेडीज़ में हम उसको कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, वो है, लंग कैंसर है, इसमें प्राइमरली रेडिएशन से इलाज होता है। जबकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों में जानकारी नहीं है कि रेडिएशन प्राइमरी ट्रीटमेंट है।
सब जगह ये लगता है कि जो पहले हम सर्जरी करा लें, ऐसा नहीं है कि सर्जरी सब एक तरह के कैंसर में पहला इलाज है। राइट। सो बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिसमें सर्जरी बेहतर है, बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिसमें रेडिएशन बेहतर है, और अगर हम इसको उल्टा कर दें तो सर्वाइवल में, आउटकम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, इन्फीरियर हो जाएगा। रेडिएशन जो है उसकी डिलीवरी के लिए आजकल बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जिसको हम IMRT बोलते हैं, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, IGRT बोलते हैं। इनका मतलब ये है कि हम जो ट्यूमर है उसको बहुत हाई एक्यूरेसी से ट्रीट करें। ऐसा ना हो कि ट्यूमर किसी जगह पे है और हमारी रेडिएशन की मशीन उसको मिस कर जाए या कोई कोना ट्यूमर का मिस हो जाए। उसके लिए ये सारी टेक्निक्स बनी हैं कि हम पहले उसके CT स्कैन करके ट्यूमर को लोकेट करते हैं और फिर उसको CT स्कैन की गाइडेंस से ही ट्रीट करते हैं कि हम वो ट्यूमर किसी तरह से वो मिस ना हो, जिससे कि हमें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स मिल सके। तो ये जो आपने बताया टर्म्स IGRT एंड IMRT, am I right? Yes. तो व्हाट इज द डिफरेंस, लाइक हमें कैसे पता चलता है कि हमें IGRT कराना है या IMRT कराना है? सो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो IMRT ज़्यादातर हम कहेंगे कि जिस भी पेशेंट का IMRT होना है, अगर वो ऐसे सेंटर में है जहाँ IGRT हो सकता है तो IGRT ही होना चाहिए। अल्टीमेटली IGRT मीन्स इमेज गाइडेड IMRT। ओके। सो अगर हम IMRT दे रहे हैं तो उसकी इमेज गाइडेंस होनी ज़रूरी है, तो इसलिए IGRT इज़ मच प्रेफर्ड ट्रीटमेंट। कई हॉस्पिटल्स में IGRT नहीं होता तो फिर वहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जैसे ब्रेन है जिसमें कि मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, वहाँ IMRT भी दी जा सकती है। पर अगर किसी को चूज़ करना हो तो IGRT इज़ द मोस्ट फेवरेबल प्रेफरेबल ट्रीटमेंट। ओके, दैट्स वेरी नाइस। सो लाइक रेडिएशंस के बारे में हम कहते हैं तो बहुत टाइप्स की होती है, आई थिंक रेडियोथेरेपी एंड रेडिएशंस जो है। तो लाइक ये टाइप्स क्या है? सो बेसिक जो टाइप्स हैं वो दो हैं। एक है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन, जो हमने अभी IMRT IGRT की बात की। आजकल नए और टर्म्स भी आ गई हैं, SBRT या SRS, जिसमें बहुत छोटे ट्यूमर्स को हम बहुत मिलीमीटर एक्यूरेसी से SBRT से ट्रीट कर सकते हैं। लिवर का ट्यूमर है, लंग का ट्यूमर है, बोन में ट्यूमर है, वो 3 से 4 दिनों में ही इसको हम बोलते हैं ब्लडलेस सर्जरी, बिकॉज इट इज़ लाइक वी गेट रिजल्ट्स जितने सर्जरी देती है और उसमें ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। तो इसको हम बोलते हैं SBRT। सो SBRT बहुत पॉपुलर है और हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसके हम रिजल्ट भी देख रहे हैं कि बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखने लगे हैं कैंसर में। दूसरा जो इलाज है उसको हम बोलते हैं ब्रैकीथेरेपी। सो ब्रैकी मीन्स जहाँ पे रेडिएशन सोर्स ट्यूमर के अंदर इंसर्ट करते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल कैंसर सर्विक्स है, फॉर एग्जांपल ईसोफेगस या लंग कैंसर है, इसमें भी हम इंटरनली रेडिएशन दे के इंटरनली ट्यूमर को इंटरनली ट्रीट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ब्रैकीथेरेपी। सो ये दोनों ही सिस्टम कॉम्प्लीमेंट्री है। कई जगह हमें दोनों देने पड़ते हैं, एक्सटर्नल रेडिएशन देने के बाद फिर ब्रैकीथेरेपी देंगे। कभी कभी ब्रैकीथेरेपी अलोन होती है, कभी कभी एक्सटर्नल अलोन होती है, तो इस टाइप से। ओके। सो लाइक यू सेड कि कैंसर जो रेडिएशन थेरेपी हम देते हैं ये हम लोग डायग्नोज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि किसको किस तरीके से देना है। तो कितना सक्सेसफुल रेट है इसका रेडिएशन थेरेपी का कि हम जब देते हैं तो क्या ये सेल्स डैमेज होने के बाद आगे नहीं बढ़ते? जो ये सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या रिजल्ट्स हैं। रिज़ल्ट जो है सीधा, जो मैंने सबसे पहले लाइन बोली थी, स्टेज, वो ट्यूमर की स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर हमने जल्दी डिटेक्ट कर लिया, और इसलिए मेरी अपील है कि अगर कोई सिम्टम, जैसे हम बोलते हैं 10 मतलब सिग्नल्स हैं जिससे कि कैंसर का शक पैदा हो सकता है, जैसे किसी की खांसी 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है, ठीक नहीं हो रही, किसी की आवाज़ बैठ गई है, वो ठीक नहीं हो रही, किसी की ब्लीडिंग पर रेक्टम मतलब रेक्टल पैसेज से ब्लीडिंग हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही, लेडीज़ में वेजाइनल ब्लीडिंग है जो कि ठीक नहीं हो रही, तो ये अर्ली सिम्टम है। अगर हम ये अर्ली सिम्टम्स के साथ डॉक्टर के पास जाएं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्टेज 1 स्टेज 2 में कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा। And that is curable also. उसका बहुत अच्छा क्योर रेट है। ट्यूमर टाइप पे डिपेंड करता है, पर हम कह सकते हैं 50% से लेके 80% लोग उससे ठीक हो सकते हैं, अर्ली स्टेज ट्यूमर्स। अर्ली स्टेज। हाँ, अगर आप ये कहें कि 80% इज ए वेरी गुड सर्वाइवल। ओके।
पर अगर हम इग्नोर करते रहे कि नहीं भाई ब्लीडिंग तो ऐसे ही हो रही होगी, हम 2 हफ्ते इंतज़ार कर लेते हैं, फिर ये कर लेंगे, फिर हम उसके बाद करेंगे, अब दिवाली आ गई उसके बाद तब जाएंगे और ये करें, उसमें अगर हमने 2-3 महीने निकाल दिए तो वही स्टेज 1-2 कैंसर कैन बिकम स्टेज 3, स्टेज 4। उसमें सर्वाइवल रेट एकदम से गिर जाता, आधे से भी कम, 20-30% लोग फिर ठीक हो पाते। तो इसलिए स्टेज जो है, स्टेज एट द टाइम ऑफ डिटेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसका एक ही रास्ता है कि बहुत जल्दी डॉक्टर के पास जाना, और अगर थोड़ा सा भी शक है स्पेशलिस्ट के पास जाना। तो हम लोग किस स्पेशलिस्ट के पास जाएं इन केस ये हमारे को सिम्टम्स जो परसिस्ट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यू सेड कि खांसी है या आवाज़ बैठ रही है या अनसर्टन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो हाउ वी विल डिसाइड कि हमें किसके पास जाना है? सो ये सिम्टम के हिसाब से ही है। जैसे जब हमें खांसी होती है तो आम आदमी को पता है कि भाई ये जो लंग का स्पेशलिस्ट है उसके पास जाना चाहिए, जाएंगे तो आप लंग स्पेशलिस्ट के पास। पर थोड़े से अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो लंग स्पेशलिस्ट को भी अवेयरनेस होगी लंग कैंसर की। आवाज़ बैठ गई है तो हम ENT के पास जाएंगे, तो ENT वाला देखेगा कि भाई आपके वोकल कॉर्ड में ट्यूमर है, तो वो फिर आगे हमारे पास रेडिएशन में भेजेगा। या सिमिलरली अगर लेडीज़ की प्रॉब्लम है तो उनको जाना तो गायनिकोलॉजिस्ट के पास, पर उनसे पूछना ज़रूर चाहिए कि भाई इसमें ये आपको क्या लग रहा है और उसका आगे हमें क्या करना है। तो गायनिकोलॉजिस्ट आपको ज़्यादातर बता देंगे भाई इसमें कैंसर की शिकायत, तो आप गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर सेंटर में जाएं। अगर आप एक बारी कैंसर सेंटर में आ गए किसी भी सस्पिशन से, तो हमारे यहाँ सर्जन भी हैं कैंसर सेंटर में, रेडिएशन वाले भी हैं, मेडिकल वाले भी हैं, ENT वाले भी हैं। हम आपको इंटरनली बहुत जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, so go to a team of doctors, go to a good hospital, that is the all right. So doctor, like radiotherapy के बारे में हम जितना जान रहे हैं, that's a very thorough term, और बहुत डिटेल में चाहें तो इसके अंदर जानने के बाद इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम जनता ने बना रखा है इसको कि हमें ये रेडियोथेरेपी करा रहे हैं तो एक बहुत डेंजरस टर्म है आ गई है, तो हम लोग बचेंगे या नहीं बचेंगे। देन इसके साइड इफेक्ट्स आपने बताए, बट आफ्टर केयर भी है इसकी, विच इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक। सो रेडिएशन में ऐसा नहीं है कि रेडिएशन के साथ ही हम एकदम घबरा जाएं। रेडिएशन जो अर्ली स्टेज कैंसर मैंने बताया, वो हम आपको जब रेडिएशन देते हैं तो साइड इफ़ेक्ट तो है, पर ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिससे कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। अगर मान लो गला हम ट्रीट कर रहे हैं तो पेशेंट को थोड़ी खाने में तकलीफ़ हो सकती है, थोड़ी पेन हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि अगर हम क्या देखा जाए कितने लोग टॉलरेट कर लेते हैं, मेरे हिसाब से 90 से 95% लोग टॉलरेट कर लेते हैं। पर उसका फियर बहुत है, भय बहुत है। तो एक बारी सीइंग इज बिलीविंग, अगर आपने देख लिया, लोगों जैसे हमारे यहाँ आ रहे हैं हम उनसे मिलवा देते हैं पेशेंट से, देखिए ये अभी 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, तो अगर आप उन पेशेंट से मिलेंगे और तो आपको एकदम से आपका डर खत्म हो जाएगा। तो इसमें डरने की, ट्रीटमेंट से डरने की तो बात नहीं है, पर कैंसर से डरने की बात है। तो इसलिए उसका जल्दी इलाज किया जाए ताकि जल्दी छुटकारा मिले। बिल्कुल। तो इसमें डाइट का क्या रोल रहता है डॉक्टर? सो डाइट का बहुत बड़ा रोल है। पहली बात तो जब हम किसी भी कैंसर मरीज को देते हैं तो हम बोलते हैं जी आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, दूध, दही, पनीर, अंडा अगर आप खाते हैं तो ये। और कई बार ये होता है पेशेंट कहता है हम जूस पी लेंगे, तो जूस में कुछ खास नहीं होता, जूस में शुगर होती है, विटामिन सी होती है। तो ऑन्कोलॉजी में हमारा यही रहता है कि भाई हाई प्रोटीन डाइट दी जाए, और बाकी के जो डायबिटीज़ है, अगर किसी को शुगर है तो उसके थोड़ी प्रिकॉशन जो चल रही है वो चलेंगी, ब्लड प्रेशर की चलेंगी, हार्ट डिजीज़ की चलेंगी, पर उसके अंदर हम आपको डाइटरी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि डाइट और आफ्टर केयर, एक बार कैंसर ठीक हो गया आप घर चले गए, फिर हम आपको 2-2, 3-3 महीने में फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, उस पर भी जाना ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट 1-2 बार फॉलोअप पे आता फिर आता ही नहीं। हाँ जी। तो फॉलोअप पे आना ज़रूरी है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। और बहुत रेयर होता है कि भाई अगर कैंसर डिटेक्ट दोबारा आ रहा है तो हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, पर वो हमारा मेन एम नहीं है। हमारा मेन एम ये है कि हम साइड इफ़ेक्ट को डील करके आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को नॉर्मल की तरफ ले जाएं, इम्प्रूव करें। और जो भी साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं हम उसको जल्दी से ट्रीट कर सकते। That's wonderful information, Dr. Anand. But what about kids? अगर बच्चों की बात की जाए, आजकल ये प्रॉब्लम बच्चों में भी बहुत आ रही है, which is not easy to diagnose कि
बड़े तो चलो अब सिम्टम्स बता दिए, अंडरस्टैंड कर लिए, व्हाट अबाउट किड्स कि उनके अंदर क्या चल रहा है, कैसे स्क्रीनिंग कराएंगे? बच्चों में जो दो या तीन तरीके के मेन ट्यूमर्स हैं. द कॉमनेस्ट इज लाइक लुकीमिया एंड हम लिम्फोमा बोलते हैं, जिसमें छोटी छोटी गिल्टियाँ आ जाती हैं, उसको लिम्फोमा बोलते हैं. ल्यूकीमिया तो वो तो ब्लड, किसी का बच्चे को फीवर हुआ, ठीक नहीं हो रहा, ब्लड टेस्ट कराया, उसी में ही पता चल जाता है, वो इतना मुश्किल नहीं पता लगाना. फिर कुछ बच्चों में ट्यूमर है जो हम लोग बोलते हैं कि बोन का ट्यूमर है, जैसे एविंग सार्कोमा है या ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा है, तो वो एक ट्यूमर है. सो बच्चों में तो ये ज़्यादा, और कुछ ब्रेन के ट्यूमर्स भी हैं, मेडुलोब्लास्टोमा बोलते हैं. कुछ भी अगर बच्चे में कोई भी ऐसा साइन है तो आप किसी डॉक्टर के पास तो पहुंच ही जाएंगे, और जैसे ब्रेन का है उसका CT स्कैन MRI तो हो ही जाएगा, पर उसके बाद फिर आप एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ही जाइए. छोटी मोटी जगह जाने में इलाज भी प्रॉपर नहीं हो पाता और रिजल्ट्स भी फिर प्रॉपर नहीं हो पाते. सिल्वर लाइनिंग बच्चों की ये है कि बच्चों के ट्यूमर ज़्यादातर क्योरेबल होते हैं. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अडल्ट्स में और बच्चों में. भगवान ने इतनी तो दया की कि बच्चों में ट्यूमर्स जो हैं वो ज़्यादा क्योरेबल होते हैं. 80% प्लस दे आर क्योरेबल. अगर अच्छा इलाज हो और अच्छी डिटेक्शन हो और अच्छे डॉक्टर्स हो तो क्योर रेट्स बहुत हाई हैं. तो क्या ये कैंसर जो है समटाइम्स इज जेनेटिक आल्सो? यस. सो नॉट ऑल कैंसर्स आर जेनेटिक. जो हम कहते हैं मैनी कैंसर्स आर जेनेटिक. हम कहते हैं कि फैमिलीज में वो रन कर रहा है, तो एक ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक है, कुछ ब्रेस्ट कैंसर के टाइप हैं वो जेनेटिक हैं, प्रोस्टेट कैंसर जेनेटिक है, और एंडोमेट्रियल कैंसर होता है यूट्रस का, वो थोड़ा, ओवेरियन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर ये जेनेटिक है. पर सारे कैंसर जेनेटिक नहीं है. कोलन कैंसर जेनेटिक है. तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कि भाई हमें तो हो गया, तो हमारी अब नेक्स्ट जनरेशन को या हमारे कंटेम्परेरीज को क्या रिस्क कैसे बचाएं. तो हम जैसे कोलन का पेशेंट आता है तो हम उससे कहते हैं कि नहीं भाई आपके ब्रदर हैं और सिस्टर हैं तो उनकी कोलोनोस्कोपी कराइए या ये कराइए. तो हम साथ ही बता देते हैं कि बाकी फैमिली मेम्बर्स को क्या होना चाहिए. बट ओवरऑल कैंसर स्क्रीनिंग आम जनता को भी करानी चाहिए. तो जब आप किसी भी सेंटर में हेल्थ चेक के लिए जाएं तो उनसे पूछिए जी कैंसर स्क्रीनिंग क्या है. बहुत बड़ा नहीं है काम कैंसर स्क्रीनिंग का. 3-4 ही टेस्ट हैं जिससे जो कि कैंसर स्क्रीनिंग के होते हैं, और उससे बहुत 50-60% कैंसर हम पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं. तो यू मीन टू से कि एक नॉर्मल पर्सन भी लाइक nowadays we go for the blood test and all, कि एक रैंडमली गए अपना ब्लड टेस्ट करा लिया, आई टेस्ट करा ली हमने हर 6 महीने में, बट वी नेवर लुक फॉर दिस कैंसर स्क्रीनिंग एंड ऑल. तो दैट इज एप्लीकेबल देयर आल्सो कि देयर इज नो साइड इफेक्ट, गो फॉर द टेस्ट एंड गेट इट डन. अब जैसे एक सिंपल ब्लड टेस्ट है PSA, प्रोस्टेट कैंसर बढ़ रहा है जी, तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट है प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, वो 2 ml ब्लड से हो जाता है. तो हम बता देंगे कि भाई इसमें PSA हाई आ रहा है तो क्या क्या करना चाहिए. सिमिलरली अगर कोलन है तो हम कहेंगे कि कोलोनोस्कोपी कराओ, या ओकल्ट ब्लड होता है स्टूल टेस्ट करा लो. लेडीज़ में हम कहेंगे पैप स्मीयर कराओ. छोटे छोटे टेस्ट हैं, एक्सपेंसिव भी नहीं है, पर उसका फ़ायदा कितना बड़ा है. वेरी नाइस. तो व्यूअर्स देखा डॉक्टर्स ने कितनी बढ़िया हमें इंफॉर्मेशन दी है कैंसर से रिलेटेड कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डेंजर नहीं है. ये कि आप एक राइट हॉस्पिटल में जाएं, राइट डॉक्टर से मिलें और राइट अपनी ट्रीटमेंट्स कराएं. सो डॉक्टर आनंद, जैसे कि आप फोर्टिस में वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, व्हाट इज़ द USP ऑफ दिस हॉस्पिटल? व्हाट इज़ द डिफरेंस? हम इस हॉस्पिटल में काम इसलिए कर रहे हैं कि एक तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर ट्रीटमेंट है. रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में जैसे हमारे पास 2 हाई एनर्जी एंड वेरी हाईली टेक्निकल लीनियर एक्सेलरेटर्स हैं, हमारे पास ब्रैकीथेरेपी है, हमारे पास पूरी टीम है सर्जन्स की, मेडिकल ऑन्कोलॉजी की, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी, जहां हम इकट्ठे बैठकर एक ट्यूमर बोर्ड करते हैं जिसमें तीनों स्पेशलिस्ट डिस्कस करते हैं कि एक पर्टिकुलर पेशेंट को कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट है, कौन सा ट्रीटमेंट उसको बेस्ट सर्वाइवल देगा, कौन से ट्रीटमेंट में मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स होंगे. तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप है. दूसरा, हमारे पास सारी स्पेशलिटीज़ हैं,
अगर कैंसर पेशेंट को कोई किडनी प्रॉब्लम हो जाए, हमारे पास नेफ्रोलॉजी है, कार्डियक प्रॉब्लम हो जाए कार्डियोलॉजी है, न्यूरो की प्रॉब्लम हो जाए तो न्यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है। तो ये एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हॉस्पिटल की बहुत बड़ी एडवांटेज है कि कैंसर का तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट यहाँ है, साथ में और भी स्पेशलिटीज़ भी बहुत अच्छी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जिससे कि बहुत शॉर्ट टाइम में हम कैंसर केयर विद लीस्ट साइड इफ़ेक्ट डिलीवर कर सकते हैं। टीम कैनविन की तरफ से मैं बहुत थैंकफुल हूँ डॉक्टर, आपके यहाँ पे बेहतरीन टाइम देने के लिए हमारे को। और आप कुछ कहना चाहेंगे कैनविन के लिए? कैनविन, जब मुझे पता चला कि ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं लास्ट 2 सालों से, ये जगह जगह गुड़गांव में इनकी पेनिट्रेशन है, वहाँ जाके ये कैंप्स लगा रहे हैं, कैंसर अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, जिससे कि लोग जो कहते हैं भाई कैंसर का नाम मत लो, उसकी जागरूकता पैदा करना चाहते हैं कि भाई अगर हम इससे डरते रहे तो और प्रॉब्लम बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। तो इनकी जो अब जो इनकी जो ओरिएंटेशन है वो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, पेशेंट्स जो हैं वो कैंसर का अगर किसी को डिटेक्ट हुआ है तो कहाँ जाना चाहिए, कैसे स्पेशलिस्ट के पास जाएं, क्या करें, तो ये एक फ्री इंफॉर्मेशन दे रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। और मैं आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू देम एंड विश देम कि ये इस जो मुहिम को चला रहे हैं ये और काफ़ी गुड़गांव में और बाकी शहरों में भी ये स्प्रेड कर सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर थैंक यू वेरी मच।